गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज की हमारी वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कब ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है? ऐसा तब होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है आपके इंटरनल प्रेशर से, यानी कि जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है और वो ज़्यादा हो जाता है आपके ई सेल से, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, जब उससे ज़्यादा हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर, देन द सेल बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है। Now, two differences between electrochemical and electrolytic cells. Electrochemical cell is a device to convert chemical energy into electrical energy. ठीक है, यानी कि वहां पर क्या बनेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। किसके अंदर? आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गोइंग ऑन हियर। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। एंड व्हाट इज हैपेंड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy. It means the electrical energy is supplied to the electrolytic solution to bring about the redox reaction. Okay, understood? जो electrochemical cell होता है that is based upon the redox reaction which is spontaneous, यानी कि इस केस में डेल्टा G will be negative, और इस केस में आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में redox reaction is non spontaneous and takes place only when electrical energy is supplied. It means delta G Gibbs free energy will be positive. Understood? These are the two differences between electrochemical cell and the electrolytic cell. ठीक है। Now next question, थर्ड, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी डिफाइन किया, वही सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। व्हाट हैपन्स इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन ई नोट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो फर्स्ट क्वेश्चन का बताया था आपको, वही यहाँ पर आपको लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड एंड इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड देन दैट विल बी ग्रेटर देन ई नोट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सेल जो बिहेव करेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये सेल आपको दे रखा है, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको बतानी है। तो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन होगा आपका जिंक का और रिडक्शन होगा आपका सिल्वर का, क्योंकि जिंक जा रहा है जिंक +2 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, if standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then we can infer that its, तो क्या होगा? We can infer its reduced form is more stable compared to hydrogen gas. बच्चा, जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अप्लाई करते हो, ठीक है, और वो ग्रेटर देन 0 होता है, then we can infer that its reduced form is more stable as compared to hydrogen gas. Question number 6, delta G and E naught cell for spontaneous reaction will be, obviously delta G will be negative, ठीक है, and E naught cell will be positive. Question number 7, आपको ये जो रिएक्शंस दे रखी हैं, फाइंड द E naught फॉर द सेल। आपको पता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ठीक है, यानी कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो पहचान लीजिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर डी। ठीक है, कैसे आएगा? आप निकालेंगे जो आपका ये +0.80, ये कैथोड पे रिएक्शन हो रही है आपकी, यहाँ रिडक्शन हो रहा है आपका, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, आपको रिएक्शन तो दे रखी है रिडक्शन की, है ना। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करोगे? माइनस वाले को प्लस कर दोगे। समझ में आया? तो आपका आंसर आएगा +1.24। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी चेक अगेन। Fe+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और Fe बनाया, इट्स एन इन न्यूट्रल स्टेट। हाँ, तो इट्स ए रिडक्शन ना। यस, इट्स ए रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट अकर्स। क्या होगा बच्चा? जो फर्स्ट रिएक्शन आपको दे रखी है ना स्टैनस की, ठीक है, और सेकंड रिएक्शन दे रखी है आपको फेरस की, फेरिक की, आयरन की। दोनों क्वेश्चंस को क्या करो, बैलेंस करके एक साथ ले आओ।
तो क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपकी जो रिएक्शन बनेगी, देखिए बच्चा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन आपकी बनेगी स्टेनस प्लस टू Fe3 प्लस, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा स्टेनस प्लस 2 Fe प्लस 2। तो देख लो कौन सी रिएक्शन है इस तरह की आपकी, ये रिएक्शन जो आपकी आएगी यहाँ पर, जो आंसर आपका बनेगा बच्चा, दैट विल बी आपका बी ऑप्शन, है ना, ये वाला आपका बनेगा। और इसका आपको पोटेंशियल भी निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। अब देखो स्टेनस प्लस 2 जा रहा है स्टेनस में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है माइनस 0.7 नहीं, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसका, हाँ, तो पहले कैथोड की वैल्यू लिखोगे ना। आप देखो ना, जो आयरन हो रहा है वो Fe+3 से जा रहा है Fe+2 में, इट्स अ गेन इन इलेक्ट्रॉन, तो आप पहले इसकी लिखेंगे, दैट इज 0.77 माइनस का 0.14, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया प्लस का 0.91 वोल्ट, जो कि आपको दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको EMF कैलकुलेट करना है। EMF के लिए आप क्या करोगे, देखो आपको दे रखा है Fe जा रहा है Fe+2 के अंदर, ठीक है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इसका लॉस हुआ है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करवा देते हैं, ठीक है बच्चा। फिर देखो आपको दे रखे हैं H+ और H2, तो H2 दे रखे हैं, तो 2H+, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका H2 का फॉर्मेशन करेंगे, यही होगा ना। देखो H+ H2 में जा रहा है ना, तो H+ को H2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 है ना, तो 2 H+ लगाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब देखो ये बैलेंस्ड है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन आएगी, दैट विल बी Fe+2H+ गिव्स यू Fe+2 प्लस H2, बे इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। अब आपको लगानी है यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चा, नर्स्ट इक्वेशन आपको लगानी है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन आपको पता है कि आयरन का हो रहा है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। ई नॉट सेल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पर यहाँ पे हमें गिवन ही है, ओके, गिवन ही है ई नॉट सेल, तो लगा दीजिए 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे था, जो हमने कैंसिल आउट किए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe+2 का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको 0.01, ठीक है ना, अपॉन में आपका जो हाइड्रोजन है उसका हो रहा है H+ का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और H+ आपके 2 थे, ध्यान रखो H+ आपके 2 थे, 2H+ थे, तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आएगा, तो इसका प्रेशर आपको दे रखा है 1 बार, क्योंकि गैस है, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो यहाँ से जो आपका ई सेल आएगा, दैट विल बी 0.0991 वोल्ट, ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकालना है। सेल रिप्रेजेंटेशन पूरी आपको सेल रिएक्शन दे रखी है, आपको सिंपल डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला होता है माइनस NF ई नोट सेल, ई नोट सेल आप निकाल लीजिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, जो कि आपको सब दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये दे वैल्यूज दे रखी हैं, आपका आ जाएगा ई नॉट सेल जो आएगा दैट विल बी 1.16 वोल्ट। इस फॉर्मूले में पुट करोगे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आपको दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इट विल बी इक्वल टू -2 इंटू फैराडे कांस्टेंट इज 96500 दे भी रखा है, और इंटू 1.16 सॉल्व करेंगे इसको, आपका आंसर आएगा -223.880 किलो जूल पर मोल। माइनस का दिखा रहा है आपको कि रिएक्शन इज इन स्पॉन्टेनियस कंडीशंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11,
राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल नर्स्ट इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? सिंपल है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, बता देती हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन का, ये रहा ना, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपका हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, जिंक +2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, कॉपर +2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि वर्ड हाउ विल द ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयन इज इंक्रीज्ड। अब देखो इस कॉपर +2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो आपके ई सेल पर, इस ई सेल पर क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चा? जब कॉपर +2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली जो ई सेल की कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज होगी साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉग होता है, जो मैं लिखना भूल गई, लॉग के रिस्पेक्ट में जो नीचे वैल्यू होती है उसके इंक्रीज करने पर ये वाली वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। और अगर जो सेकेंड पार्ट है कि जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करोगे तो तब ये ई सेल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिस सेल इज गिवन टू यू। बच्चा गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। जैसे कि सेल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग लिखेंगे, हमें पता है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg to Mg+2, तो इसको हम इस तरह से हम शो करते हैं, ठीक है बच्चा। हम लोग इसको इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ दिखाते हैं हम लोग अपना ये सॉल्ट ब्रिज, फिर दिखाते हैं रिडक्शन के लिए। तो रिडक्शन हो रहा है हमारा सिल्वर का, कैसे हो रहा है? Ag+ से लेकर हमारा हो रहा है Ag में, तो ये हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर बोला गया है कि ऑल्सो राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द अबव सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है बच्चा? कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आपको दे रखा है, तो जो नर्स्ट इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही लिखी जाती है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग मैग्नीशियम +2, जो कि ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो ऊपर आता है और नीचे आता है रिडक्शन जिसका होता है, तो Ag+, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना, क्योंकि रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो आपको यहाँ पे 2 को ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो क्या करोगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2, जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। लॉग में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि ये वैल्यू तभी लगते हैं जब लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी है, तो सिंपल आप लोग इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चा? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर से हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस पे EMF कैलकुलेट करना है, यानी कि यही नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हुए हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन। अब के बाद देखो हमें कॉन्सेंट्रेशंस भी गिवन है, तो आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम +3 में जा रहा है और निकल +2 का निकल में जा रहा है, तो एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और निकल का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। हमें इनकी ई नोट वैल्यूज़ भी दे रखे हैं, यानी कि हमारे लिए इजी है इसकी ई नोट सेल की वैल्यू को निकालना, दैट इज़ ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। और हमें log 2 log 3 की वैल्यू भी दे रखी है, जो कि कैलकुलेशन के दौरान हमें यूज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है बच्चा। तो सिंपल आप नर्स्ट इक्वेशन लगाओ, ठीक है। पहले ई नोट सेल को निकाल लो, ई नोट सेल आप निकालोगे। ऑक्सीडेशन के लिए देखो हमें कहाँ पे दे रखा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन का हमें दे रखा है -1.66, ठीक है। और हमें रिडक्शन के लिए दे रखा है दैट इज निकल +2 का निकल में, ठीक है ना, ये रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चा देखो हम लोग लिखते हैं कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो कैथोड हमारा है, देखो सबसे पहले कैथोड हमारा जाएगा रिडक्शन के लिए, दैट इज -0.25, ठीक है, माइनस फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन का, दैट इज एनोड,
दैट इज माइनस ऑफ 1.66 वोल्ट। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.41 वोल्ट। हमने इनोड सेल कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ई सेल जो कि नर्स्ट इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ई सेल का पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है फॉर्मूला आपको पता है, मैं डायरेक्ट पुटिंग कर रही हूँ। इनोड सेल की वैल्यू मैं लिख रही हूँ 1.41, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन में कितना ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, देखो बच्चा, यहाँ पे जा रहा है आपका 3 का, यहाँ पे जा रहा है 2 का। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो इट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, फिर लिखिए लॉग, यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, दैट इज एल्यूमिनियम +3 है ना, और उसकी पावर कितनी जाएगी, ट्वाइस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.001, ठीक है, इसकी पावर लिखोगे आप लोग ट्वाइस, और अपॉन में लिखोगे रिडक्शन के लिए, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1, ठीक है, और उसकी पावर में क्या आ जाएगा, ये 3। ठीक है, इसे सॉल्व जब आप लोग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.439 वोल्ट। समझ में आया बच्चा? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मैं आपको एक बार ये समझा देती हूँ कि जो 3 से और 2 से मल्टीप्लाई किया है वो कैसे हुआ है ना। हो सकता है कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि कैसे हो गया। इसे इंडिविजुअल रिएक्शन में लिखिए। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ एल्यूमिनियम +3 के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग एडिशन करेंगे, +3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन लिखिए, निकल +2 का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, निकल +2 कन्वर्ट हो रहा है निकल के अंदर, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करोगे टू बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि आपको दिख रहा है हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो रिएक्शन क्या हो गई, 2 एल्यूमिनियम, ठीक है ना, 2 एल्यूमिनियम +3 +6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गई, और ये वाली हो गई 3 निकल +2 +6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 3 निकल, यही हो गई ना। तो देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। ठीक है, समझ में आया? अब इस रिएक्शन के लिए जो आप रिप्रेजेंटेशन लिखोगे पूरी की पूरी, वो क्या होगी आपकी, 2 एल्यूमिनियम +3, देखो 2 है ना, तो इसलिए वहाँ पे ट्वाइस किया था हमने, और यहाँ पे 3 निकल +2 है, तो इसलिए हमने थ्राइस किया था पावर में। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हमें डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है -NFE नोट सेल। ठीक है, ई नोट सेल आपको दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं, 2 का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, एफ की वैल्यू भी आपको दे रखी है, सब कुछ तो दे ही रखा है आपको। तो बस फॉर्मूले में जब पुटिंग आप करोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, -523.03 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 10। कैलकुलेट ई नोट सेल। ठीक है, ई नोट सेल आपको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होता है आपके पास ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में n log Kc। ये आपका नर्स्ट इक्वेशन से ही आता है बच्चा, जहाँ पे आपका जो ई सेल है वो 0 हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। तो आपको ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, log Kc आपको दे रखा है, दैट इज 10, तो यहाँ पे लिखिए आप 10, तो log 10 आ गया। ठीक है, log 10 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1। ठीक है, तो बच्चा जब log 10 आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपका कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। ठीक है बच्चा, तो जब वैल्यूज़ को आप पुट करोगे ना, तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 0.0295 वोल्ट। ठीक है बच्चा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब देखो ना, हर बार सेम क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है और आपको EMF कैलकुलेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू। ठीक है, जो उसका आंसर निकल के आएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, आंसर बता देती हूँ मैं आपको। जो उसका आंसर आएगा दैट विल बी 0.73 वोल्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड log Kc। log Kc निकालना है।
पूरी की पूरी इक्वेशन आपको दे रखी है, ई नोट सेल भी दे रखा है, फैराडे की वैल्यू भी दे रखी है। तो डेल्टा जी नोट के लिए वैल्यू आपको पता है -NFE नोट सेल, ठीक है, समझ में आया। तो वहाँ से आप लोग इसे जब ई नोट सेल की वैल्यू लिखोगे -n इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, फैराडे इज गिवन टू यू, बस कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो डेल्टा जी की वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी -202.65 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और जो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और पूछा है इसके अंदर लॉग केसी, तो लॉग केसी के लिए फॉर्मूला आपको मैंने अभी लिखवाया था, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग केसी, ठीक है। तो पूरी लॉग केसी की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग केसी की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 35.53, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को आपको अटेम्प्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा 17 में अभी एक और वाला पार्ट है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग केसी फॉर द गिवन रिएक्शन। मैक्सिमम वर्क आपको निकालना है। मैक्सिमम वर्क निकालने का क्या मतलब है बच्चा, मैक्सिमम वर्क निकालने का मतलब है कि यहाँ पर आपको डेल्टा जी की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन यही होता है ना, डेल्टा जी इज द नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यही तो होता है। तो जो वर्क आपसे पूछा है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा हुआ है, बस वर्क मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ही आपको निकालनी है बच्चा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, -NFE नोट सेल, वहां से आप निकाल लोगे। लॉग केसी के लिए फिर से सेम फॉर्मूला, ठीक है, उसे यूज करेंगे आप लोग, निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है फॉर द सेल रिएक्शन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वही आपको केसी की वैल्यू निकालनी है। हाउ मच मैक्सिमम वर्क वुड बी ऑब्टेन्ड, फिर से डेल्टा जी नोट की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है, ठीक है। सेम फॉर्मूलाज आपके पास है, तो जो यहाँ से डेल्टा जी नोट आप निकालोगे वो आएगा आपका 0.22, नहीं वेट, ये वैल्यू नहीं है आपकी। इसके लिए जो वैल्यू आएगी आपकी वो होगी बेटा आपकी वही सेम वैल्यू आएगी 2.202.65, ठीक है, माइनस में ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। और यही आपकी वर्क डन की वैल्यू हो गई, ठीक है बच्चा। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा आपका केसी, ठीक है, वो आपका जो केसी निकल कर यहाँ से आएगा दैट विल बी 3.38 इंटू 10⁵, ठीक है, ये आपका केसी होगा, ठीक है बच्चा। चलिए फॉर्मूला सब में सेम ही लग रहे हैं, सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बोला, यानी कि नर्स्ट इक्वेशन आपको लगानी है, सारी कॉन्सेंट्रेशंस भी आपको दे रखी हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज 2 ओनली, ठीक है ना। और यहाँ पर log 2 log 3 log 10 सबकी वैल्यू आपको दे रखी है। सारी वैल्यूज को पुट करके जो ई सेल की वैल्यू निकल कर आपकी आएगी ईएमएफ ऑफ अ सेल, वो आएगी 0.41045 वोल्ट, ओके, समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी यही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी, इसका आंसर भी वही होने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा जी नॉट आपको निकालना है, जो वैल्यू आएगी डेल्टा जी नॉट की -NFE नॉट सेल का फॉर्मूला लगाने के बाद वो आएगी -212.3 किलो जूल पर मोल, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल, फिर से आपको नर्स्ट इक्वेशन लगानी है बच्चा, जो वैल्यू आपकी आएगी दैट इज 1.47 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग केसी, ठीक है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आएगी -NFE नॉट सेल का फॉर्मूला लगाने के बाद वो आपकी आएगी -69.48 किलो जूल पर मोल, ठीक है बच्चा। और लॉग केसी की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है आपका NE नॉट सेल अपॉन 0.059, ठीक है। तो यहाँ से जब केसी की वैल्यू आप निकालोगे दैट विल बी 1.58 इंटू 10⁻12, और लॉग केसी की वैल्यू पूछिए वैसे आप लोगों से, जो आएगी 12.20, ओके। सिंपल फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेशन पार्ट आप देख लीजिएगा, वो आपको करना है क्योंकि आपको उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, आपको जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट व्हेन टेम्परेचर इज 298 केल्विन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इट मीन्स आपको वही नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लगानी है, दैट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो जो आपको सारी वैल्यूज देखो यहाँ पे दे रखी है, जो आंसर आपका आएगा दैट विल बी -0.0819 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, राइट द सेल रिएक्शन
एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको डिफरेंट यानी कि इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखनी है एनोड की और कैथोड की। तो जो आपकी रिएक्शन रहेगी एनोड के लिए वो आएगी स्टेनस, गिव्स यू स्टेनस +2 क्योंकि उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आप लोग ऐड करेंगे टू बैलेंस द रिएक्शन। कैथोड के लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो 2H+ मिक्स होकर तब बनाते हैं आपके H2, है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपको एडिशन करना पड़ेगा टू बैलेंस द रिएक्शन। तो ये तो हो गई आपकी सेल रिएक्शंस। अब ईएमएफ कैलकुलेट करना है यानी कि नर्स्ट इक्वेशन आपको लगानी है। तो फॉर्मूला वही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन डिफरेंट होती है इन जब आपकी ऐसी कोई रिएक्शन आ जाती है गैस वाली, क्योंकि हाइड्रोजन आपका क्या है, 0 पोटेंशियल को रखता है। ठीक है ना, तो कैसे लिखोगे इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको दिख रहा है। ओके, एंड देन लॉग ऊपर आएगा यहाँ पर स्टेनस +2। ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ पे आपका गैस है तो पार्शियल हाइड्रोजन। ठीक है, और अपोन में यहाँ पे H+ का स्क्वायर। समझ में आया बच्चा। इनोड सेल की वैल्यू निकाल लीजिए। इनोड सेल की वैल्यू माइनस कैथोड माइनस एनोड करके आप निकालोगे तो वो आएगी आपकी प्लस में 0.14 वोल्ट। ठीक है ना, अब जब इस वैल्यू को पुट करोगे ना आप यहाँ पे तो क्या होगा बच्चा, देखो इनोड सेल की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज माइनस 0.14 वोल्ट। आप भर यहाँ पे लिख देंगे। फिर स्टेनस +2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.004, वो आपको लिख देना है। पार्शियल हाइड्रोजन की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो ये रही 1 बार, तो इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं हम लोग 1 बार यानी कि 1 लिखेंगे। और H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.020, जिसका आप स्क्वायर करेंगे। तो जब ये सारी वैल्यूज को आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आएगा 0.1104 वोल्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23 आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जब भी गैसेस की इस तरह से, स्पेशली हाइड्रोजन ही आपको वैसे दिया जाता है, तो इस केस में आप इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, आपको ईएमएफ निकालना है बच्चा। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ठीक है, तो ई नॉट सेल पहले वहां से निकाल लो। तो ई नॉट सेल जो निकल कर आएगा दैट इज 0.226 वोल्ट। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। अब आपको निकालना है ई सेल। ठीक है ना, ईएमएफ ऑफ अ सेल बोला है, नर्स्ट इक्वेशन बोली ना, उसके लिए आपको इनोड सेल की वैल्यू चाहिए थी, जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू आपको दे रखी थी, तो उस फॉर्मूले से हमने इनोड सेल की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा ईएमएफ ऑफ अ सेल में दैट इज 0.2851 वोल्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट EMF of the cell at 298 Kelvin. दिस रिएक्शन इज गिवन टू यू। फिर से आपको EMF निकालना है, वही नर्स्ट इक्वेशन बार बार अप्लाई हो रही है, इतनी बार इक्वेशन रिपीट हो रहा है बार बार कि हम क्या ही बताएं। इसका आंसर आएगा 0.31 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट ई नोट सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल के दे रखा है अब की बार आपको, तो सिंपल है, नर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आप इसे कैलकुलेट करेंगे, देन योर आंसर विल बी 2 वोल्ट। 26 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 2 वोल्ट। In 27 question number, calculate the standard cell potential of the galvanic cell. Calculate the standard cell potential of the galvanic cell in which of the following reaction takes place. ठीक है, reaction is given to you बच्चा. We have to calculate delta G naught and equilibrium constant also. ठीक है, सेम फॉर्मूला बार बार आप लोग लगा रहे हो। तो यहाँ से जो ई नोट सेल निकल कर आएगा दैट विल बी प्लस 0.03 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, माइनस NFE नोट सेल लगाने के बाद वो आएगी माइनस 2.895 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फिर लो केसी के लिए आप वैल्यू का फॉर्मूला, लो केसी की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। ठीक है, यहाँ से log KC की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, जो आएगी आपकी 0.5074। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन में आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं सिर्फ केसी की वैल्यू पूछी है, तो केसी की वैल्यू जब निकालोगे एंटी लॉग निकाल लेकर, वैसे वो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो वो आपको आएगी 3.22 वैल्यू। ठीक है, ये केसी की वैल्यू है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द EMF
ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है, एट 298 केल्विन, रिएक्शन इज गिवन। आपको सिंपल ईएमएफ यानी कि नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हुए आपको निकालना है। तो आंसर जो आपका आएगा दैट विल बी 2.6804 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस। आपको मिनिमम पोटेंशियल निकालना है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जो गिब्स एनर्जी का चेंज है वो फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन टू यू 960 किलो जूल, ठीक है। तो आपको सिंपल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 की जो रिएक्शन बनेगी, ठीक है, वो बनेगी आपकी, देखो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 है आपके पास, है ना, और आपके पास 3 है O2 माइनस, यही है, ठीक है। अब ये रिएक्शन जब कन्वर्ट हो रही है तो आपको मिल रहे हैं 2 एल्यूमिनियम और प्लस 3/2 O2, ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको दिख रहा है दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब सिंपल है, सिंपल डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाओगे -NFE नॉट सेल, ठीक है। तो वहां पे जब वैल्यूज को पुट करोगे, ई सेल का वैल्यू आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो ई सेल जब आप निकालोगे तो उसका आंसर जो आपका आएगा दैट विल बी -2.487 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के, क्योंकि वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको बार बार करने का फायदा कुछ नहीं है। द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 33, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, ठीक है। नंबर ऑफ, एक मिनट, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है? नहीं बच्चा, ये तो रॉन्ग है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज इन डाइल्यूशन, यस दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नाउ गिव रीजन, कंडक्टिविटी ऑफ इथेनोइक एसिड डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स दैट इज योर आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लेस एंड लेस ऑन डाइल्यूशन, वो और कम पे कम होते चले जाते हैं, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीज विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए यहाँ पर भी। डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज इट्स मोलर कंडक्टिविटी व्हेन the concentration of the electrolyte in the solution approaches zero, when the concentration of the electrolyte in the solution approaches to zero, that is the limiting molar conductivity, ठीक है। conductivity of an electrolyte decreases with dilution. Why? Because the number of current carrying particles, that is ions, present per centimeter cube of the solution becomes less and less on dilution, ठीक है। वही सेम आंसर। state Colruy's law of independent migration of ions. It states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolytes, ठीक है। For example, if you have limiting molar conductivity of NaCl, ठीक है, you have to calculate, then how will you write? You will write limiting molar conductivity of Na plus ions plus limiting molar conductivity of chloride ions. This is the representation of the Colruy's law, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का? दैट इज मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप देखोगे कि अभी कई बार रिपीट होगा, ठीक है। नाउ 37 इज द सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑन डाइल्यूटिंग two electrolytes A and B when molar conductivity of A increases 25 times while that of B increases by 1.5 times. Which of the two electrolytes is strong? Justify your answer graphically. बच्चा, the molar conductivity of strong electrolyte, ठीक है, आपको दे रखा है ना, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं जिसकी पहले की 25 टाइम्स इंक्रीज होती है और दूसरी की 1.5 टाइम्स इंक्रीज होती है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्लोली, ठीक है, विद डाइल्यूशन
एज देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन्स ऑन डाइल्यूशन बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ओके, इसलिए उनके जो उसमें मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज है वो बहुत स्लोली होता है, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो चुके होते हैं। ठीक है, वहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स में कोई इंक्रीज नहीं होता। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सो लार्ज दैट द होल सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस वही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, एक बार फिर से समझाती हूँ आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वो इंक्रीज करती है वेरी रैपिडली। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन एज द नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन, क्योंकि वो डिसोसिएट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इसीलिए जो बी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और ए जो होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। समझ में आया? आप देखो ना, ये 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अभी 25 टाइम्स इंक्रीज कर रही है। ठीक है, दिस इज द रीजन। तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये वाला। ठीक है, जो बी होगा आपका, बी के लिए ये वाला बनेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कि ए है आपका वो ये वाला बनेगा। ये बनता है मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ सी के बीच में। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका 39 का। ये आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही अल्फा वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों गिवन है आपको। तो जो आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी 2 × 10⁻⁻²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.8 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज गिवन टू यू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, आपको मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज कप्पा × 1000 अपॉन में m, यानी कि c। ठीक है ना, कप्पा आपको दे रखा है, 1000 आपको गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू, मोलरिटी इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो जो ये निकल कर आएगा दैट विल बी 78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर अल्फा का फॉर्मूला आप लगाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये गिवन है, तो आंसर आएगा आपका 0.2। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सेम फॉर्मूला बेस्ड होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनको आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, इन सबको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn+2। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चा। अब देखो, रिएक्शन पहले आपको लिखनी पड़ेगी, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, आपको दे रहा है Mn+2 के अंदर। ठीक है बच्चा, अब देखो आपको कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यहाँ पे दिख रहा है। आप देखो ना, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 निकल कर आएगी और यहाँ पे +2 दे रखी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है इस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को रिड्यूस करने के लिए इनटू Mn, सॉरी मैंने Mg लिख दिया यहाँ पे, Mn+2 के लिए। ठीक है ना, तो इट मीन्स 5 फैराडे का रिक्वायरमेंट आपको है, और फैराडे के टर्म्स में ही आपसे पूछा था। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पूछेगा तो क्या करोगे, तो भी आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, समझ में आया? और मोल्स के टर्म्स में पूछेगा तो मैं बताती हूँ भी कैसे सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के आने वाले हैं। नाउ हाउ मैनी कुलम्ब, देखो कुलम्ब के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो कुलम्ब में कैसे करोगे, बस इसको यहाँ पे 96500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुलम्ब में आपका निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब H2O और O2 के लिए पूछा था, तो रिएक्शन क्या होगी, H2O के लिए रिएक्शन होगी आपकी, ये O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि O2 में जब कन्वर्ट होगा तो कैसे लिखोगे इसे बच्चा, देखो O2 में जब कन्वर्ट होगा तो सिंपल आपका O2 में हुआ। ठीक है, ये है आपका O2। ठीक है ना, अब देखो आपको एक ही ऑक्सीजन है, क्योंकि 1 मोल के लिए बात हो रही है ना, हम कोई बैलेंस करने के लिए 2 3 नहीं लगा सकते, तो उसको हाफ कर दो। अब बचा आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन आपकी बन गई, बैलेंस हो गई। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है और यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया, इसका रिड्यूस हो गया। अब पूछा है कितने कुलम्ब यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो चार्ज कितना रिक्वायर्ड है बच्चा। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूरी है हम लोगों को, तो इसलिए 2 फैराडे। ठीक है बच्चा, अब क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कुलम्ब के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 96500 से, तो आंसर आएगा आपका 193000 कुलम्ब। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए ये सारे क्वेश्चन भी रिपीटेड है यहाँ पर।
आप चाहो तो एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करती हूँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक ही टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। नाउ बैटरीज, नाउ डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं? दैट कैन बी रिचार्ज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है ना, जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज्ड इन हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स में कौन सा सेल होता है? आपका मरकरी सेल यूज होता है। कौन सी रिएक्शन वहाँ पे होती है? एनोड और कैथोड पे। मरकरी की रिएक्शन बच्चा HgO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपकी कैथोड की रिएक्शन है जो Hg में कन्वर्ट होती है विद 2 OH नेगेटिव आयंस। ये कैथोड की रिएक्शन है। एनोड पे रिएक्शन कौन सी होती है कि जिंक मरकरी का जो एमलगम होता है वो 2 OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है और आपको देता है जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन जो हियरिंग एड्स में होती है मरकरी सेल के अंदर एट कैथोड एंड एट एनोड, ठीक है। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। नाउ नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज इन इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स में आपको पता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है। उसके लिए रिएक्शन पूछिए एनोड और कैथोड पे, तो कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पर रिएक्शन होती है लेड डाइऑक्साइड PbO2 प्लस सल्फेट SO4-2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सब आपके कन्वर्ट होंगे लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये थी कैथोड की रिएक्शन। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे आपको जो लेड है वो सल्फेट से कंबाइन करेगा और बनाएगा आपका लेड सल्फेट विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द रिएक्शन फॉर द लेड स्टोरेज बैटरी इन इन्वर्टर्स, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है बेटा। और ये चार्जिंग की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। डिस्चार्जिंग की आपको इसकी रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन होती है, चार्जिंग के लिए आपको इसकी रिवर्स करनी पड़ेगी क्योंकि जब लेड स्टोरेज बैटरी यूज हो रही है तो वो डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, ठीक है। नाउ ट्रांजिस्टर्स में कौन सा वाला सेल यूज होता है? आपका ट्रांजिस्टर में मरकरी सेल यूज होता है। उसकी कैथोड एनोड की रिएक्शन पूछिए, मैंने अभी आपको लिख के दिखाई थी, ठीक है। चलिए, फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो गए हैं आपके। अब चलते हैं फ्यूल सेल आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन बार बार आ रहा है। फ्यूल सेल का बच्चा एक तो ये क्या करते हैं कि एफिशिएंट होते हैं। दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज ओनली अबाउट 40%, ठीक है। तो ये तो आपके इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट हो गए। सेकंड क्या है कि पॉल्यूशन फ्री होते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। इसमें आपका अभी तक एक ही क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला है 2016 के अंदर। यूजिंग द इनोट वैल्यूज ऑफ A and B प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन, ठीक है। दिस इज टू प्रिवेंट कोरोजन एंड वाई, ठीक है। ऐसा क्यों बच्चा? देखो, मेटल्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू व्हेन कनेक्टेड विद आयरन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है। वो आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं जब किसी लोअर ऑक्सीडेशन वैल्यू वाले मेटल को कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, जो कि जिसका पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। एंड प्रिवेंट कोरोजन। Hence, coating of metal A having lower electrode potential will be greater than B, which has higher inert value, ठीक है। समझ में आया? तो जो मेटल A है, दिख रहा है आपको, मेटल A की जो कोटिंग है वो आपकी की जाएगी, क्यों? क्योंकि वो आपका लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के साथ है। समझ में आया? ये दिख रहा है ना आपको, देखो ये रहा, A की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव में है, तो इट इज मोर लोअर, ठीक है, देन B1। B से ज़्यादा लोअर इसकी वैल्यू, तो इस A की कोटिंग की जाएगी आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आया बच्चा? तो देखो, ये मैंने आपके 101 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप किए हैं बच्चा, आपके चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।